टीएस बाबा को मुख्यमंत्री नहीं बनाना एक प्रकार से लोगों में गुस्सा थी जिसका नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं है। क्या आप इस बात को मानेंगे कि आपकी जीत के पीछे का कारण कहीं ना कहीं जो जीजेपी पार्टी है, गोकपा पार्टी या फिर जो नोटा है उसको मानते हैं? क्योंकि जो आपकी जीत का अंतर है बहुत कम सीमित है सर, 100 से नीचे। क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से मन बना चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी को हमको अंबिकापुर से भी जीतवाना है। बिजली कटौती भी बहुत बड़ी समस्या है सर, इसको लेकर काफ़ी सुधार अभी हम लोगों ने करवाया है। दावा भी कर रही है कि इस बार बीजेपी हारेगी और इंडिया गठबंधन जीत कर आएगी। राहुल गांधी के खिलाफ सीपीआई मैदान में है, ममता बनर्जी साथ में है। ममता बनर्जी कांग्रेस को एक भी सीट वहाँ नहीं दे रही पश्चिम बंगाल में, तो ये फोटो खिंचवाने के लिए गठबंधन है। चरणदास जी बोल रहे हैं कि मेरे जो बातें उसको पलट कर बताया जा रहा है, एक्स्ट्रा बताकर बताया जा रहा है। नहीं, उन्होंने क्लियर बोला है कि उनको लाठी मारने वाला कोई नहीं था, ये जाएंगे तो लाठी मारेंगे। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज़ हो गई है। ऐसे में हम लगातार अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहाँ के नेता, मंत्री और विधायकों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और साथ में जान रहे हैं कितने हैं तैयार और कितनी है तैयारी। आज हम पहुँच चुके हैं अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक हैं राजेश अग्रवाल जी। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ वही मेहमान हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, राजनीतिक चर्चा पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले राजेश अग्रवाल जी कौन हैं, आपके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएंगे, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सर, मैं वैसे तो लखनपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ से 25 किलोमीटर है, नगर पंचायत है। वहाँ से नगर पंचायत का अध्यक्ष भी रहा हूँ। हमारे दादा लोग हरियाणा से यहाँ आए थे जी। और हमारे पिताजी का भी धार्मिक प्रवृत्ति के और सेवाभावी आदमी थे। हालांकि बहुत पहले उनका निधन हो गया। उन्हीं के पुण्य प्रताप से हम लोगों का बड़ा अच्छा चल रहा है। जी। सर, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई, कहाँ से शुरुआत किया? पूरी पढ़ाई लखनपुर हुई। उस समय 11वीं बोर्ड था। सेकेंड ईयर यहाँ पीजी कॉलेज से किया था, फाइनल नहीं कर पाया था। सर, आपकी क्या राजनीति में आने की इच्छा शुरू से थी जब आप पढ़ाई कर रहे थे? पहले गांव में उप सरपंच बना, बाद में लखनपुर में नगर पंचायत का अध्यक्ष निर्दलीय लड़ा था। कौन से ईयर की बात है सर? वो तो 2000 के आसपास उप सरपंच बना था। 2009 में भाजपा से टिकट मांगा था, नहीं दिए थे, तो निर्दलीय लड़ गया था, एक वोट से पराजित हुआ था। नहीं, निर्दलीय में एक वोट से पराजित हुआ था। उस समय निर्दलीय रहे थे? हाँ, 2000 नहीं, उस समय भाजपा से टिकट मांगा था। 2014 में भी भाजपा से ही टिकट मांगा था। भाजपा से नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस उस समय मेरे को टिकट दे दी थी। अच्छे मतों से लखनपुर से मैं विजयी हुआ था। तो 2014 से 2019 तक नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिला और वहीं से आपकी राजनीतिक सफर शुरू। हाँ जी सर, अगर बात किया जाए, पाटन के बाद अंबिकापुर सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्र में आता है। अब आपको यहाँ से बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाया और आपके अपोजिशन में सर 3 बार के यहाँ लगातार विधायक रहे हैं टीएस बाबा और कांग्रेस के शासनकाल में डिप्टी सीएम भी रहे हैं। तो कितना बड़ा चुनौती आपको लग रहा था उस समय? नहीं, चुनौती तो कभी नहीं माने, क्योंकि बीजेपी हमेशा जैसे ये चुनाव ख़त्म होता है अगले चुनाव तक के लिए तैयारी में भिड़ जाती है। तो तैयारी बीजेपी की हमेशा चुनाव की पूरे 5 वर्ष तक चलती रहती है। संगठनात्मक जो हम लोग के पार्टी के काम हैं वो निरंतर चलते रहते हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से जो है ना, क्षेत्र की जनता से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना शुरू से मेरा रहा, एक नेचर में ही रहा। गांव में खूब घूमता रहता था, गांव के लोगों का जो भी उनके दुख सुख में शामिल होता रहता था, हमेशा उनके साथ रहता था। इसलिए बहुत बड़ी मेरे को चुनौती नहीं लग रही थी। और माननीय मंत्री जी उस समय क्षेत्र की जनता से काफ़ी दूर हो गए थे, क्योंकि पता ही है आपको कि सीएम की लड़ाई में काफ़ी चल रहा था। उसका भी हमको कहीं ना कहीं लाभ मिला।
जो 2.5 वाला था, यहाँ की जनता उन्हें, जबकि अगर बात किया जाए सर पिछले विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ के जितनी भी सीटें थी सरगुजा संभाग में सबके सब कांग्रेस को मिले थे, और इसके जस्ट अपोजिट इस बार हुआ है। तो क्या टीएस बाबा को मुख्यमंत्री नहीं बनाना एक प्रकार से लोगों में गुस्सा थी जिसका? नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं है, वो कोई गुस्से वाली बात नहीं है। अगर वैसा रहता तो कम से कम इस सीट में उनको सपोर्ट करते जी। ये मोदी जी के काम का जनता एक तो आकलन की, दूसरा 15 साल के जो रमन सिंह का कार्यकाल रहा और इनका जो 5 साल का कार्यकाल रहा, दोनों का जब आकलन जनता की तो जनता निश्चित रूप से उनको भारतीय जनता पार्टी के कामों पर ज़्यादा विश्वास हुआ, और उसी का नतीजा है कि आप ये चीज़ देखिए कि हम 3 बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही, लेकिन 50 का आंकड़ा नहीं छू पाई थी, और इस बार 54 सीट लेके आए, जबकि पिछली बार हमारे पास 15 सीट थी, वो भी घट के बाद में 12-13 रह गई थी। तो निश्चित रूप से जनता दोनों सरकारों का आकलन की, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो काम है, सबका साथ सबका विकास, हमारा भारत देश आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इस सबको जनता देख रही है, समझ रही है। इसलिए पूरे भारत देश की जनता का झुकाव प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है, उसी का नतीजा है। सर क्या आप इस बात को मानेंगे कि आपकी जीत के पीछे का कारण कहीं ना कहीं जो जीजेपी पार्टी है, गोकपा पार्टी, या फिर जो नोटा है उसको मानते हैं? क्योंकि जो आपकी जीत का अंतर है बहुत कम सीमित है सर, 100 से नीचे है। नहीं, इतने कम अंतर से जीते हैं तो कुछ भी कारण मान लीजिए, लेकिन क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से मन बना चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी को हमको अंबिकापुर से भी जीतवाना है। आप टीएस बाबा के बहुत करीबी माने जाते थे, और इससे पहले आप कांग्रेस में ही थे। 2017 के बाद आपने बीजेपी ज्वाइन की। तो जब आप 2018 में आए, 2018 जब आया, तब उस समय भी आप टिकट के लिए दावेदारी पेश किए थे। तो आपको ये लगता है कि अगर उस समय आपको मिल जा रहा था टिकट, तो जो स्थिति अभी 2023 के बाद है, वही स्थिति 2018 के पहले रहती? हो भी सकता था, लेकिन चूंकि उस समय मैं तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी में आया था, तो इसलिए पार्टी ने उस समय विश्वास नहीं किया। अब उस समय की स्थिति तो जो भी रहता। आपको लगता है कि 2018 में अगर आपको टिकट मिल जाता तो जो 2023 में भी आप जीत कर आए हैं, तो 2018 में आप जीत कर आ सकते हैं? 2018 में हमारे जो भी प्रत्याशी थे बहुत योग्य प्रत्याशी थे, और कहीं न कहीं जनता उस समय कांग्रेस के लोक लुभावन जो घोषणा पत्र था उसके बहकावे में आ गई थी। नहीं तो हमारा जो प्रत्याशी था वो भी अच्छे लोकप्रिय थे, तो निश्चित रूप से जनता का उस समय मन बदल गया था। सर एक व्यक्तिगत सवाल है सर, ऐसा क्या कारण रहा कि आप पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में आए, फिर कांग्रेस से आप फिर से बीजेपी में आ गए, जबकि आप टीएस बाबा के बहुत करीबी माने जाते थे सर? देखिए, मैं कांग्रेस में वैसे कोई पद में या उसमें नहीं रहा। टीएस बाबा से व्यक्तिगत बहुत अच्छा मेरा एक संपर्क था, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैं शुरू से सनातन धर्म के प्रति मेरा एक रुझान था, और हमेशा बचपन से, भले मैं कांग्रेस तरफ भी रहा, लेकिन विचारधारा मेरी शुरू से बीजेपी वाली थी। सनातन के प्रति बहुत ज़्यादा मेरा वो था, और निश्चित रूप से इसके उदाहरण के रूप में मैं बता सकता हूँ कि लखनपुर में सरस्वती शिशु मंदिर का निर्माण मैंने 2012 में ज़मीन खरीद कर दिया, और उसके भवन के लिए हम लोगों ने इकट्ठा करके करवाया। तो मेरी विचारधारा हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और संघ के प्रति विचारधारा वाली थी, और मैं चूँकि हिंदू धर्म से हूँ, अपने धर्म के प्रति भी विशेष मेरा एक झुकाव है। तो कहीं न कहीं भाजपा की तरफ, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कार्यशैली थी, रमन सिंह जी की जो कार्यशैली थी, और मोदी जी के आने के बाद तो निश्चित रूप से। जी
सर जो जैसे कि आप कांग्रेस में थे तब आप बाबा के साथ आपका संबंध अच्छा था, लेकिन जब आप बीजेपी में आ गए उसके बाद भी देखा गया कि आप बाबा का पैर छू रहे थे, तो क्या उसके बाद भी संबंध आपके साथ बेहतर है? हम लोग दल अलग अलग रहते हैं, सब छोटी जगह है, एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं और निश्चित रूप से हमसे उम्र में भी बड़े हैं, यहाँ के महाराजा हैं, तो कहीं भी मिलेंगे तो जो हम पहले उनको सम्मान देते थे आज भी वही सम्मान देंगे, दिए और भविष्य में भी देंगे। बहुत से ऐसे सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं जिनको मैं हमेशा पैर छूता हूँ, प्रणाम करता हूँ, तो संस्कार है तो। सर जैसे आपने बताया कि यहाँ डिप्टी सीएम जी यहाँ की जनता से कुछ दूर हो गए थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता से संपर्क बनाने में असमर्थ रहे, तो आपको क्या लगता है इसके अलावा कि आपकी जीत और बाबा के हार के पीछे का कारण क्या रहा है? देखिए, एक तो मुख्य वजह बताया ना कि मोदी जी का जो काम करने का जो तरीका है, पूरे देश की जनता का भरोसा मोदी जी के नेतृत्व पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। फिर 15 साल के हमारे भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह के कार्यकाल को देखें और 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल को तुलना कर रहे हैं, तो जनता निश्चित रूप से मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, जो नहीं भी कही रहती है विकास के कार्य या समाज के ऊपर उठाने के कामों में निश्चित रूप से तो जनता ने विश्वास किया है, तो इसी वजह से जीत हुई है। सर इसके पीछे एक और कारण ऐसा, सर विधानसभा चुनाव से पहले हमारी टीम यहाँ आई हुई थी चुनाव यात्रा में, तो कुछ लोगों से बात किए तो उनका ये कहना था कि बाबा जी का एक विशेष वर्ग की ओर झुकाव ज़्यादा था, जिसकी वजह से भी लोग उनसे नाराज़ चल रहे थे। वो भी एक कारण हो सकता है। मेरी नज़र में तो इनके 15 साल के कार्यकाल में कोई बहुत बड़े उपलब्धि सरगुजा के लिए नहीं हुई। सरगुजा में जितने भी बड़े, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, या जितने भी बड़ी चीज़ें स्वीकृत हुई हैं वो डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुई हैं। इनका कोई बहुत बड़ा विकास में उपलब्धि नहीं रहा। सर कहीं ना कहीं एक मानसिक दबाव तो रहता है जब आपके सामने एक बहुत बड़ा कद्दावर नेता विपक्ष में हो, तो उस समय आपके मन में डर था कि अगर कहीं हार गया तो क्या होगा? नहीं, पार्टी चुनाव लड़ती है, कोई व्यक्तिगत उसमें वो वाला मैटर तो था नहीं। सर आपके नाम के अलावा भी 1-2 नाम और चल रहे थे टिकट को लेकर, और उनके बजाय आपको दे दिया गया, तो जो एक पार्टी के अंदर रहता है अंतर्विरोध, वो स्थिति उत्पन्न हुई? नहीं, देखिए हमारी पार्टी में बहुत से योग्य लोग थे जो टिकट मांग रहे थे। पार्टी के हमारे वरिष्ठ लोग, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जिला के नेतृत्व ने मेरे ऊपर विश्वास किया, सभी का सहयोग मेरे को मिला और निश्चित रूप से उसी का परिणाम है जो आपके सामने है। ओके सर, आपने बहुत बड़े हस्ती को हराकर विजय हासिल किए हैं, तो जैसे सर कैबिनेट में अगर जगह की बात किया जाए तो आपको नहीं मिला, तो क्या जबकि जो नए नए चेहरे जीत कर आए उनको जगह दी गई है, तो इसको लगता है कि मुझे भी मिलना चाहिए था कैबिनेट मंत्री में जगह? मैं वैसे तो बचपन से जो प्राप्त है वही पर्याप्त है कि भावना वाला आदमी हूँ। इच्छा तो सभी की रहती है, लेकिन हम लोग पार्टी नेतृत्व के निर्णय को सर्वमान्य निर्णय मानते हैं और पार्टी जो भी निर्णय लेगी। जी सर, क्षेत्रीय मुद्दे पे आते हैं। यहाँ की जो स्वास्थ्य हालात है वो किसी से छिपी नहीं है। 15 साल में कितना कुछ हुआ, कितना कुछ नहीं हुआ, बाकी जनता भी समझती सब चीज़ को। सर यहाँ हॉस्पिटल तो है लेकिन मेडिकल स्टाफ नहीं है और जो डॉक्टर्स है वो नहीं है, तो अब आगे चल के इसके ऊपर कितना काम होने वाला है? बहुत तेज़ी से और ज़्यादा काम होगा। अभी मेडिकल कॉलेज का हमारा जो बिल्डिंग है उसमें 109 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता थी। इसकी वजह से 1-1.5 साल से काम बंद था। ये काम आज से 3-4 साल पहले कंप्लीट होने थे। पैसे के अभाव में पिछली सरकार ने सही ढंग से पैसा जारी नहीं किया, जिसके लिए वो काम रुका रहा। अभी
माननीय विष्णु देसाई की सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की बनी और मैंने उनको निवेदन किया, उसकी राशि जारी हो गई है और मेरे को लग रहा है अभी आचार संहिता के बाद वो टेंडर हो जाएगा। निश्चित रूप से मार्च तक काम कंप्लीट हो जाएगा और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अलग हो जाएगा, जिला हॉस्पिटल हमारा अलग हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लगभग एम्स या सिम्स की तर्ज पर और बनेगा। उसके लिए भी इस वर्ष स्वीकृति और 50 करोड़ रुपए की राशि मिल गई है। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमको बहुत ज़्यादा यहाँ आराम हो जाएगा। इसके अलावा अभी हमने विधानसभा सत्र में एक मानसिक चिकित्सालय की यहाँ मांग की है और अभी आने वाले समय में मैं यहाँ मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि यहाँ कैंसर हॉस्पिटल को भी हमको दिया जाए और मेरे को लग रहा है कि इस साल ये सुविधा भी हमको मिल जाएगी। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर लेंगे। आने वाले समय में सरगुजा संभाग के लिए पर्याप्त सुविधाएं हो जाएगी। डॉक्टरों की निश्चित रूप से कमी थी, अभी मेरे को लग रहा है कि 60 से ऊपर डॉक्टरों की नियुक्ति अभी सरगुजा संभाग के लिए, 60 डॉक्टर यहाँ और 60 डॉक्टर बस्तर के लिए नियुक्ति होनी है या तो हो गई होगी। आचार संहिता के चलते भले ज्वाइनिंग नहीं हुआ होगा, तो इससे काफ़ी कुछ राहत मिलेगी। और जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होगी, जो यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं हैं उनके लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अभी 2 बार यहाँ दौरा कर चुके हैं, उसके लिए फ्री हैंड छोड़ दिए कि जहाँ से भी विशेषज्ञ डॉक्टर मिले उनको हमको ला के यहाँ रखना है। बिजली कटौती भी बहुत बड़ी समस्या है सर, इसको लेकर। बिजली कटौती निश्चित रूप से काफ़ी समस्याग्रस्त था, यहाँ काफ़ी सुधार अभी हम लोगों ने करवाया है, लेकिन फिर भी अभी बहुत ज़्यादा हम लोगों को समय नहीं मिल पाया है। आने वाले समय में निश्चित रूप से, क्योंकि प्रदेश में बिजली सरप्लस है, ये व्यवस्थाएं गड़बड़ाने से बिजली कटौतियाँ हो रही हैं। आने वाले समय में इसको हम लोग सुधार कर लेंगे। हालांकि कल ही बदकिस्मती से रायपुर के ट्रांसफार्मर गोदाम में आग लग गई और एक साथ 4000 ट्रांसफार्मर जल गए हैं, जो कि प्रदेश के जनता के लिए बड़ी चिंता के विषय है, क्योंकि गर्मी के समय में ट्रांसफार्मर की सख्त ज़रूरत पड़ती है और इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफार्मर एक साथ जल गए हैं तो शायद कहीं से इतनी पूर्ति होना संभव नहीं है। तो हो सकता है इस गर्मी में थोड़ी सी प्रदेश में दिक्कत रहेगी। आने वाले समय में निश्चित रूप से बिजली के सुधार। स्वास्थ्य, पानी और बिजली के अलावा एक और बहुत ज़रूरी होती है सर, जो होती है रोज़गार। तो यहाँ अपार संभावनाएं हैं रोज़गार की, तो क्या युवाओं को अब रोज़गार मिलेगा? कैसे कुछ योजना आपके पास है? बिल्कुल, अभी माननीय विष्णु देसाई जी के सरकार ने, हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर ज़िले में रोज़गार के अवसर प्रदान करने वाले बड़े प्लांट लगाने के लिए प्रयास करना शुरू किया है और सरगुजा में तो निश्चित रूप से संभावनाएं बहुत हैं। तो मेरे को लग रहा है कि सरगुजा में आने वाले समय में काफ़ी रोज़गार लगेंगे और उसके लिए काफ़ी हमारे मुख्यमंत्री जी ने नए रोज़गार के लिए सरलीकरण करने का आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में बाहरी जो भी निवेशक आएंगे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी मत हो रोज़गार में अपने प्लांट लगाने के लिए, जो भी वो उद्योग लगाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे और हमारे युवाओं को रोज़गार हम दे सकें। ओके सर, अभी 3 महीने ही हुए हैं आपको चुनकर आए, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर्यटन को लेकर बहुत सारी संभावनाएं हैं और इसको लेकर बीच बीच में काम होने के लिए आवाज़ भी उठाई गई है जनता के द्वारा या फिर यहाँ के जो कल्चर एक्टिविटीज़ हैं उनके द्वारा। तो इसको लेकर भी आपके पास कुछ रोड मैप है? देखिए, मेन पार्ट तो हमारा मेन पर्यटन स्थल बन रहा है। ये पिछले रमन सिंह जी के कार्यकाल में माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी पर्यटन मंत्री थे। ये पूरा कार्यक्रम उन्हीं की देन है जो आज मेन पार्ट विश्व के नक्शे पर आ गया है। हमारा एयरपोर्ट का काम कंप्लीट हो गया है, लाइसेंस मिल गया है,
आचार संहिता के बाद एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। निश्चित रूप से मैनपाट तो बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बनेगा ही, साथ में हमारे जो रामगढ़ हैं, देवगढ़ हैं, महेशपुर हैं, जो प्राचीन रामगढ़ को तो प्राचीन विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहा जा रहा है, इनको भी हम पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करेंगे ताकि पर्यटकों को कई जगह घूमने का अवसर मिले। और निश्चित रूप से जब एयरपोर्ट चालू होगा तो पर्यटन की संभावनाएं बहुत बढ़ेंगी। सर, अंबिकापुर को लेकर आपके पास क्या ऐसा योजना है, विज़न क्या है सर कि आने वाले 5 साल में मुझे इस तरह की अंबिकापुर बनाना है? सबसे बड़ा तो स्वास्थ्य का था, लेकिन माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की और स्वास्थ्य मंत्री जी की संवेदनशीलता से मेरे को लग रहा है कि हम स्वास्थ्य के बारे में तो जितना चाह रहे थे वो हमको 1-2 साल के अंदर मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी जो समस्या थी स्वास्थ्य की, वो दूर होती दिख रही है। शिक्षा में भी काफ़ी हम लोग नए बदलाव हमारी सरकार करने वाली है। आने वाले समय में शिक्षा में भी काफ़ी सुधार होगा। जो बच्चों को बाहर जाना पड़ता था, मेरे को लग रहा है आने वाले 1-2 साल के अंदर हम कोचिंग की और सारी व्यवस्थाएं यही करेंगे, और हमारे जो भी स्टूडेंट हैं उनको कोचिंग वगैरह के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसी हम व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं, आने वाले समय में निश्चित रूप से बनेगी। तो स्वास्थ्य और शिक्षा में तो भरपूर यहाँ सुधार होना है। पिछले वर्ष पानी की यहाँ समस्या शहर में थी, इस वर्ष भी कुछ रहेगी। पिछले वर्ष के मुकाबले में 60% पानी की समस्या में हम सुधार कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में पानी की समस्या भी शहर में दूर हो जाएगी। सड़कें यहाँ की बहुत बदहाल हो गई थी शहर के अंदर की, उसमें भी सुधार कार्य जैसे ही विष्णु देसाई की सरकार बनी है सुधार कार्य चालू हो गया। काफ़ी वार्डों में हमारा डामरीकरण का काम कंप्लीट हो गया है। आने वाले समय में शहर के अंदर की सड़कों का हम एकदम सुधार कर लेंगे। रिंग रोड जो हमारे शहर के लिए सबसे ज़रूरी था, जो कि विभिन्न कारणों से पिछली सरकार ने अटकाया हुआ था, अभी उसका टेंडर हो गया है। आचार संहिता के बाद काम चालू हो जाएगा। आप मान के चलिए कि रायगढ़ रोड से बिलासपुर रोड, बिलासपुर रोड से मनेंद्रगढ़ रोड, मनेंद्रगढ़ रोड से बनारस रोड, बनारस रोड से रामानुजगंज रोड का हमारा रिंग रोड तैयार हो जाएगा। सिर्फ रामानुजगंज रोड से रायगढ़ रोड का एक रिंग रोड का काम बाकी रहेगा। मेरे को लग रहा है आने वाले समय में उसको भी हम लोग स्वीकृत करा लेंगे। तो रोड का हमारा जो रिंग रोड बनने से शहर में जो ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा दबाव है, भारी वाहनों का आने से दुर्घटनाएं भी काफ़ी होती हैं, उस पर काफ़ी नियंत्रण होगा। और इसके अलावा बाकी जनता से जो भी मांग आएगी उसके ऊपर ध्यान दिया ही जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जो सिंचाई योजनाएं हैं काफ़ी कुछ पुरानी भी हैं, और बहुत सी योजनाएं जो रमन सिंह जी के कार्यकाल में निर्मित हुई थी, उनमें भी कुछ काम बाकी जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ है, उनको करेंगे तो सिंचाई का हमारा रकबा काफ़ी बढ़ेगा, जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के हार का मुख्य कारण आपको क्या लगता है? देखिए, पूरे प्रदेश में हार हुई है। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार सभी पता है, मेन मुद्दा वही था। जो बहुत सारी योजनाएं जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाई गई थी, तो आपको लगता है कि उनमें से कुछ योजनाओं को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है भाजपा को? कोई योजना ऐसी दिख नहीं रही है जो आगे बढ़ाई जा सके। सभी योजनाएं कागज़ में थी। नरुआ गुरुआ क्या बारी क्या था आपको कहीं नहीं दिखेगी। गौठान पर इतने पैसे बर्बाद हुए हैं, पूरे गौठान को आप जाके देख लीजिए। किसी गौठान में न तो गाय है न कोई व्यवस्था है। तो इनकी योजनाएं अगर अच्छी रहती तो जनता इनको आगे भी मौका देती। तो कोई ऐसी बहुत अच्छी योजनाएं नहीं लाई गई थी इनके द्वारा। सर, अब लोकसभा की बात करते हैं। कुछ ही दिन रह गए सर चुनाव में, तो किस प्रकार का, जैसे आप जा रहे हैं लोगों के बीच में, तो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? मोदी जी के
नेतृत्व के लिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ रहा है। जनता स्वाभाविक रूप से मोदी जी के प्रति आकर्षित है और निश्चित रूप से सरगुजा सहित छत्तीसगढ़ की पूरी 11 सीटें हम जीत रहे हैं और 400 पार का जो हमारा प्रधानमंत्री जी का नारा है वो पूरा होते दिख रहा है। सर, चिंतामणि महाराज जी को बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन जो अपोजिशन में है शशि सिंह, वो भी युवा चेहरा है और कहीं ना कहीं पकड़ रखती है युवाओं में, तो ये कंपटीशन दे सकते हैं आगे? नहीं, देखिए शशि सिंह अभी तक कोई अपने विधानसभा क्षेत्र में थोड़ा बहुत रही होंगी, मैंने रियल में कहूँ तो मैं खुद नहीं जानता था कि शशि सिंह कौन है, पेपर में जब नाम आया। और एक्चुअल में ये मोदी जी के प्रति जनता का एक अलग ही रुझान है। माता बहनों के लिए जो मोदी जी ने किया, कोई सोच नहीं सकता जब वो प्रधानमंत्री बने पहली बार और शौचालय की स्कीम दी। आप कल्पना नहीं कर सकते कि गांव की महिलाओं को कितनी दिक्कतें थी, शाम होने का इंतज़ार करती थी और सुबह होने से पहले, और बाहर जाना पड़ता था। बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती थी जो बता नहीं सकती थी। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो जो घटनाएं घटी उसके अलावा जानवरों का भी शिकार कई बार बनती थी महिलाएं। ऐसी समस्या से निजात दिए, प्लस उसके साथ गंदगी दूर हुई। और मैं बाकी जगह की नहीं जानता, लेकिन सरगुजा क्षेत्र में जब से शौचालय बने हैं, यहाँ पेचिश और मलेरिया की बीमारी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। नहीं तो पेचिश और मलेरिया की बीमारी हर घर परेशान रहता था। तो मैं तो मानता हूँ कि माता बहनों के लिए उन्होंने इतना कुछ किया। उसके बाद आवास योजना, उज्ज्वला योजना, ट्रिपल तलाक और अभी महतारी वंदन योजना, तो निश्चित रूप से आधी आबादी महिलाओं की है। महिला तो सुनने के लिए तैयार नहीं है दूसरा नाम। और फिर सनातन धर्म के लिए देखिए, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, कोई विवाद नहीं, बिना विवाद के बना। बनारस के मंदिर को देख लीजिए, महाकाल मंदिर को देख लीजिए, जितने धार्मिक स्थल हैं जिनको पुराने ज़माने में किसी के द्वारा तोड़ के दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया गया था, सबको भव्य रूप दे रहे हैं। उसके अतिरिक्त देश के विकास में आज देश सड़कों का जाल बिछ गया है, बड़े बड़े हवाई जहाज और रक्षा सामग्री यहाँ बन रही है। तो पूरी देश की जनता देख रही है और निश्चित रूप से मोदी जी ऊपर विश्वास कर रही है। सर, चिंतामणि महाराज जी अभी कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया गया है, तो इसका फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। देखिए, चिंतामणि महाराज जी भी सनातन धर्म के मानने वाले हैं, भाजपा के विचारधारा के हैं, पूर्व में भाजपा में ही थे। किसी कारण से नाराज़ होकर या इधर टिकट नहीं मिला तो उधर चले गए थे, लेकिन मन उनका छटपटा रहा था। तो निश्चित रूप से भाजपा की विचारधारा के हैं, तो इसलिए भाजपा में तो किसी प्रकार का कोई वो है नहीं। और जनता मोदी के काम से, मोदी के नाम से वैसे ही खुश है। और चिंतामणि महाराज के पिताजी आदरणीय, परम आदरणीय गहिरा गुरु महाराज जी का सरगुजा और रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में व्यापक प्रभाव रहा है। निश्चित रूप से उसका हमको लाभ मिलेगा। इस बार सर विपक्ष इंडिया गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रही है और ये दावा भी कर रही है कि इस बार बीजेपी हारेगी और इंडिया गठबंधन जीत कर आएगी। तो राहुल गांधी जी को उन लोग अपना एज ए कैंडिडेट ऑफिशियल तो घोषित नहीं किए हैं, लेकिन उन्हें बनाना चाह रहे हैं। तो राहुल गांधी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, वो जो गठबंधन बना है, आप उसकी फ़ोटो देखिएगा, सीपीआई भी उसमें साथ में है। राहुल गांधी के खिलाफ सीपीआई मैदान में है, ममता बनर्जी साथ में है। ममता बनर्जी कांग्रेस को एक भी सीट वहाँ नहीं दे रही पश्चिम बंगाल में। तो ये फ़ोटो खिंचवाने के लिए गठबंधन है, यथार्थ में गठबंधन कहीं नहीं है। और दूसरी बात, जनता एक गठबंधन से ऊब चुकी है। यहाँ
मेरे को लग रहा है 30 साल लगभग गठबंधन की सरकारें चली केंद्र में, उसमें हमारी सरकार भी थी। 2019 में भी गठबंधन बना के चुनाव लड़े थे। तो गठबंधन से माने गठबंधन तो हमारा भी है, एनडीए का है, लेकिन व्यापक उसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल है। वो गठबंधन क्या है जिसके पास कुल 40 सीट है, 10% से भी कम सीट है, जो मुखिया बनना चाह रहे हैं। तो देश की जनता उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रही है, वो गठबंधन कहाँ चलने वाला है। इस बार छत्तीसगढ़ में कितनी सीट आ रही है बीजेपी? 11 की 11 निश्चित रूप से। पूरे कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल, जनता देख रही है। कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री को लाठी मारने की बात कर रहे हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसलिए कर रहा हूँ कि पहली लाठी मुझे मार, लेकिन जनता से आवाज़ आ रही है। जनता बोल रही है कि भैया मारना है तो मेरे को मारो, हमारे प्रधानमंत्री को क्यों लाठी मार रहे हो। जनता साथ में है। चरणदास जी बोल रहे हैं कि मेरे जो बातें उसको पलट कर बताया जा रहा है, एक्स्ट्रा बताकर बताया जा रहा है। नहीं, उन्होंने क्लियर बोला है कि उनको लाठी मारने वाला कोई नहीं था, ये जाएंगे तो लाठी मारेंगे, उसमें तोड़ने मरोड़ने वाली बात ही नहीं है। सर, आपके राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं आप? देखिए, मैं तो निश्चित रूप से अपने पिता स्वर्गीय चांदीराम अग्रवाल, सब कुछ उन्हीं को मानता हूँ। और राजनीति में देखिए बहुत से लोगों के संपर्क में रहा हूँ, और एक छोटा आदमी हो बड़ा आदमी हो, हर व्यक्ति से कुछ न कुछ मैं सीख लेता हूँ, और सीखते सीखते यहाँ पहुँचा हूँ। तो मेरे से बड़े जो भी हैं सभी मेरे गुरु हैं। सर, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हमारे माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को कुछ अगर संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल। सबसे पहले तो भाई नवरात्र आ रही है, नवरात्र की बहुत बहुत बधाई। और जनता से तो निवेदन करूंगा कि 100% लोगों को वोट करना चाहिए, मतदान जरूर करना चाहिए। हम तो अपने लिए मांगेंगे, अपनी पार्टी के लिए मांगेंगे, लेकिन मतदान जरूर करना चाहिए। मैं जनता से ये अपील करूंगा कि आप, एक बहुत बड़ा अवसर है, 100% मतदान में हिस्सा लीजिए और मतदान कीजिए। तो आपने सुना राजेश अग्रवाल जी को, जिनका कहना है कि आने वाले 5 साल में अंबिकापुर को एक विज़न के थ्रू आगे लेके जाना है और डेवलप्ड अंबिकापुर बनाना है। और साथ ही साथ जो आगामी लोकसभा चुनाव हैं, इसमें छत्तीसगढ़ में बाकी जितने भी 11 सीटें हैं, सब में 11 सीटें हैं, सब में भाजपा कमल खिलाएगी। इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले बार आपसे फिर होगी मुलाकात नए मेहमान के साथ नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।